हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक। लास्ट टाइम हम लोग डिस्कशन कर रहे थे सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में अपने एक नए और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का मोल कंसेप्ट। और इसको स्टार्ट करने के लिए हमने छोटी छोटी सी टर्म्स का डिस्कशन किया था। एटॉमिक मासेस की बात कर रहे थे और एटॉमिक मासेस को फाइंड करने के लिए हमने एक एटम को एज रेफरेंस सिलेक्ट किया था एंड दैट एटम वाज कार्बन 12। C12 was taken as reference for calculation of atomic masses of various other atoms। काफी सारे अलग एटम्स, मोस्टली ऑल एटम्स, इनका जब एटॉमिक मास फाइंड किया गया, उसको कैलकुलेट किया गया, तो कार्बन 12 को एज रेफरेंस वहां पे सिलेक्ट किया था सभी साइंटिस्ट ने। तो इसका कुछ रीजन भी था, क्या क्या मतलब कि आपके पास होना चाहिए उस, अगर आप किसी को एज रेफरेंस सिलेक्ट कर रहे हैं तो क्या क्या कंडीशंस हैं जो वो एटम सेटिस्फाई करे, ये मैं आपको बता चुकी थी। तो कार्बन 12 को आपने एज रेफरेंस सिलेक्ट किया, उसके भी काफी सारे रीजंस थे। वही मेन रीजन है, फर्स्ट वन उसकी अबंडेंस, ठीक है, अवेलेबिलिटी उसकी अच्छी खासी मिल जाती है। सेकेंड कि ना तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है ना ही बहुत कम रिएक्टिव है, इट इज मॉडरेटली रिएक्टिव, इंटरमीडिएट है इसकी रिएक्टिविटी। और जस्ट टाइम इसका सिलेक्शन किया गया था, उस टाइम इसके आइसोटोप्स भी नोन नहीं थे, नहीं पता था कि इसके और आइसोटोप्स भी एग्जिस्ट करते हैं। लाइक कार्बन 12 की बात कर रहे हैं, 13 एंड 14 वाले भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे ये नोन नहीं था कि ये भी होते हैं इसके आइसोटोप्स। और अगर अभी भी देखा जाए आज के टाइम पे भी, तो इनकी जो अवेलेबिलिटी है वो कंप्लीटली आप बोले तो नेग्लिजिबल ही होती है एज कम्पेयर टू C12, ठीक है। और फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और रीजन आ जाता है, मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में हाइड्रोजन का सिलेक्शन किया गया था एज रेफरेंस, लेकिन उसे नहीं रखा गया, उसको चेंज किया गया रेफरेंस से। क्यों? क्योंकि उसकी हेल्प से जिनके मासेस कैलकुलेट किए गए थे वो मोस्टली सभी के मासेस कैसे मिल रहे थे, फ्रैक्शनल फॉर्म में या फ्रैक्शंस में मिल रहे थे। जब कार्बन 12 को एज रेफरेंस सिलेक्ट किया गया और अदर एटम्स के मासेस को कैलकुलेट किया गया, तो क्या देखा गया, दीज वर नॉट इन फ्रैक्शंस, वो फ्रैक्शन में भी नहीं थे। तो ये मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से हमने क्या किया, हमने कार्बन 12 को एज रेफरेंस सिलेक्ट किया था। देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो एटॉमिक मासेस हैं उनको फाइंड करने की काफी सारी यूनिट्स होती हैं, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट 2 मेन यूनिट्स मैंने आपको बताई थी कि AMU होती है, एटॉमिक मास यूनिट, एंड स्मॉल u से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, यूनिफाइड मास बोला जाता है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि किसी की यूनिट क्या है, किलोग्राम है, ठीक है, यूनिट क्या है, किलोग्राम है, तो आपको ये तो पता है ना 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। मीन्स आप फेमिलियर हैं इस रिलेशन से, आपको पता है कि 1 किलोग्राम की मैंने बात की है, इट मीन्स 1000 ग्राम होगा। अब अगर मैं बोल रही हूँ कि एटम की जो एटॉमिक मास हम फाइंड कर रहे हैं एटम्स का, उसकी जो यूनिट है दैट इज AMU, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि 1 AMU इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम्स। अब सिंपल सी बात है, ऑब्वियस है ये कि अगर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, बहुत सारे इस टाइप के रिलेशंस आप लोग पढ़ते हैं, इसी तरह से AMU भी तो कोई यूनिट है, उसके अंदर भी तो कुछ ग्राम्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि मास की ही दोनों क्या है, यूनिट्स हैं। तो इसको स्टडी करने के लिए क्या किया साइंटिस्ट ने, एक छोटा सा अजम्पशन किया कैलकुलेशंस को बहुत ईजी बनाने के लिए। उन्होंने क्या एज्यूम किया, उन्होंने एज्यूम किया वेट ऑफ 12 कार्बन। कार्बन 12 एटम जो है उसके मास को, उसके वेट को उन्होंने कैलकुलेशंस को सिंपल बनाने के लिए एज्यूम किया इक्वल टू 12 AMU। सब एक्सपेरिमेंटल है, कोई रीजन नहीं है इसका वैलिड, ठीक है, कोई स्पेशल पर्टिकुलर रीजन नहीं है, जस्ट टू मेक कैलकुलेशंस इजी। कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए उन सभी साइंटिस्ट ने क्या डिसाइड किया बैठ करके, कि जो 12 कार्बन एटम है उसके वेट को उन्होंने इक्वल ले लिया 12 AMU के, ठीक है। अब ये यानी मैं यूं बोल सकती हूँ कि 12 AMU इज इक्वल टू वेट ऑफ या मास ऑफ 12 कार्बन एटम, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, मुझे 1 AMU चाहिए, और मैं यहाँ से 1 AMU कैसे फाइंड करूंगी, सो 1 AMU विल बी इक्वल टू, ये 12 अपॉन में जाएगा 1/12 ऑफ वेट ऑफ या मास ऑफ कार्बन 12 एटम, यही होगा। तो यानी यहाँ पे मुझे सबसे पहले मेरा फर्स्ट फॉर्मूला मिला AMU को डिफाइन करने का फॉर्मूला कि 1 AMU होता क्या है। 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम का जितना भी मास होता है उसको आप क्या करें, उसका आप 1/12 कर दीजिए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1 AMU। अब 1 AMU फाइंड करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास इसकी वैल्यू होनी चाहिए। अगर मेरे पास उसकी वैल्यू आ गई, मैं उसको यहाँ पुट करूंगी और सोल्व करके मैं इजीली क्या फाइंड कर सकती हूँ, वहां से 1 AMU फाइंड कर सकती हूँ। तो क्या किया गया, साइंटिस्ट ने इसकी वैल्यू फाइंड की, मास ऑफ
12 कार्बन एटम की वैल्यू फाइंड की एंड फ्रॉम experiments weight or mass of 12 carbon atom comes out to be equal to 1.99 into 10 raised to power -23 ग्राम। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ही फाइंड किया गया था, इसका कोई और हम इसको कैलकुलेट नहीं करके दिखा सकते हैं, तो आपको इसको याद करना पड़ेगा। क्या वैल्यू आई एक्सपेरिमेंट से? वेट या फिर मास ऑफ कार्बन 12 एटम वाज 1.99 into 10 raised to power -23 ग्राम। ग्राम में उन्होंने ये फाइंड किया। अब अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूं तो देन 1 AMU will comes out to be equal to what? 1/12 into वेट कितना है? 1.99 into 10 raised to power -23 ग्राम। यानी 1 AMU को देखिए मैं ग्राम में रिलेट करने जा रही हूँ, दोनों में रिलेशन लिखूंगी। अब 1 AMU will comes out to be equal to, इसको फिर क्या किया गया? सोल्व किया गया। इसको सोल्व किया तो इसकी भी वैल्यू आई कुछ, इसकी वैल्यू आई 1.66054 अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल आई एक्सपेरिमेंट से जब वैल्यू फाइंड की उसके बाद। ठीक है, और इसको भी सिंप्लिसिटी के लिए क्या लिखा? 1 AMU इक्वल टू 1.66 into 10 raised to power -23 ग्राम। तो जिस तरह से स्टूडेंट्स आपके पास में ये रिलेशन है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसी तरह से आपके पास क्या आया? 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 into 10 raised to power -24 ग्राम। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए बहुत अच्छे से। 3 चीजें यहाँ पे मैंने आपको मेन बताई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स, आपको इनको अच्छे से याद करना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न दिस। ठीक है, फर्स्ट वन दिस 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। सेकेंड वन वेट ऑफ कार्बन 12 एटम कहाँ से आया? एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, एंड 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 into 10 raised to power -24 ग्राम। इन टर्म्स को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब इससे पहले कि मैं आपको मोल के बारे में बताऊं, कुछ छोटी छोटी सी टर्म्स हमारे पास और हैं जो इंपॉर्टेंट है, कई बार एक एक नंबर में पूछ ली जाती हैं एग्जाम्स में, तो उन टर्म्स को आप पहले अच्छे से देखिए। मासेस की ही टर्म्स है। मास मैंने आपको डिफाइन करके बताया था कि अगर आपको एटॉमिक मास को डिफाइन करना है तो आप क्या बोलते हैं? मास ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज द एटॉमिक मास। इसी तरह से देखिए छोटी छोटी सी टर्म्स है। अगर मैं बोलूं ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, फर्स्ट टर्म मैं आपको ये बताने जा रही हूँ ग्राम एटॉमिक मास। उसके बाद मैं आपको बोलूंगी मोलिक्यूलर मास, and after that gram molecular mass। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, 1 मार्क्स में पूछे जाने वाली टर्म्स, लेकिन अभी जो आपने एटॉमिक मास को डिफाइन किया है ना, उसी से ही रिलेटेड है तीनों टर्म्स। फर्स्ट आपको अभी क्या बताया? एटॉमिक मास क्या है? देखिए यहाँ से देख के आपको पता चल जाता है ना, मास ऑफ एन एटम इज नोन एज द एटॉमिक मास। साथ में ग्राम लिख दिया, तो ग्राम क्या है? यूनिट ही तो है भाई, मास की यूनिट ग्राम भी तो होती है ना, तो इसलिए हम ग्राम एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं। अभी मैंने आपको AMU और ग्राम का रिलेशन भी बताया। तो देखिए ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या है? मास ऑफ द एटम इन ग्राम। हम बात कर रहे हैं एटम के मास की ही, लेकिन हमने वहां पे यूनिट को फिक्स कर दिया कि हमें ग्राम में ही बात करनी है, उसके अलावा हम कुछ यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज नोन एज द ग्राम एटॉमिक मास। क्या है देखिए, नोट डाउन कर लीजिए मेरे साथ। ग्राम एटॉमिक मास इज मास ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के एटम का मास इन ग्राम्स। ठीक है, ये चीज याद रखनी है सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है कि ग्राम एटॉमिक मास मींस मास ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट। सिर्फ इतना लिखना चाहे मास ऑफ एटम इन ग्राम्स तो भी ठीक है। ठीक है, मास ऑफ एटम इन ग्राम्स इज नोन एज द ग्राम एटॉमिक मास। अब देखिए एटम के मास को मैं बोल रही हूँ एटॉमिक मास, तो व्हाट विल बी द मोलिक्यूलर मास? मोलिक्यूल का जो मास होगा दैट विल बी द मोलिक्यूलर मास। तो मोलिक्यूलर मास क्या है? मास ऑफ ए मोलिक्यूल, मास ऑफ ए मोलिक्यूल इज नोन एज मोलिक्यूलर मास। जब तक मैं सिर्फ मोलिक्यूलर मास बोल रही हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो ग्राम में ही होगा, किसी में भी हो सकता है, कुछ भी उसकी यूनिट हो सकती है। ठीक है, क्योंकि कोई यूनिट इसके साथ
स्पेसिफिक मेंशन नहीं है। तो मास ऑफ ए मॉलिक्यूल इज नोन एज द मॉलिक्यूलर मास। इसी तरह से नेक्स्ट वन ग्राम मोलिकुलर मास। अब मैंने फिक्स कर दिया यहाँ पे कि मॉलिक्यूल का मास तो है बट किस में है, ग्राम में है। तो देखिए मास ऑफ मोलिक्यूल इन ग्राम्स इज नोन एज द ग्राम मोलिकुलर मास। बहुत सिंपल है। फाइंड करने का मेथड देखिए इजी सा क्या होता है, मैं आपको एक फाइंड करके बताती हूँ। सपोज आपके पास क्या है, वाटर मोलिक्यूल है, यू हैव टू फाइंड आउट द मास ऑफ दिस मोलिक्यूल। ठीक है, हेटेरोएटॉमिक मोलिक्यूल है ये भी। ठीक है, वाटर इज ए कंपाउंड बट इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए हेटेरोएटॉमिक मोलिक्यूल। तो इसका अगर आपको मास फाइंड करना है तो क्या फॉर्मूला होता है, क्या रिलेशन है जिस तरीके से आप उसे फाइंड कर पाएंगे। आपको क्या करना है, इसके अंदर जो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जो जो एटम्स प्रेजेंट है, उनके मासेस लीजिए और उनको ऐड अप कर दीजिए। क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर ये कंप्लीट प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन एटम है, एक क्या है ऑक्सीजन। वाटर का मास वैसे अब आपको पता भी होगा, आप लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं, लेकिन फाइंड करने का एक्यूरेट या एग्जैक्ट मेथड क्या है, लिखेंगे किस तरह से उसको। तो वाटर का मास फाइंड करना है तो देखिए इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स। 2 हाइड्रोजन एटम है प्लस उसी के साथ ऑक्सीजन भी है तो प्लस मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। 2 हाइड्रोजन एटम्स का मास, उसमें ऐड कर दो 1 ऑक्सीजन एटम का मास। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस 1 ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16, ऐड कर दो 18। ठीक है, ग्राम में बात करूं तो इट विल कम्स आउट टू बी 18 ग्राम। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास को फाइंड कर सकते हैं।